हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो 4 दिनों के भारत दौरे पर आए थे और वो भी उस वक्त जबकि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है। शांति के सारे प्रयास एक के बाद एक निष्फल हो रहे हैं। तो ऐसा क्या था भारत दौरे में कि अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को 4 दिनों के दौरे पर भेजा। चूंकि ये दौरा अब खत्म हो चुका है, तो आइए जानते हैं कि इन 4 दिनों के दौरे में अमेरिका और भारत ने क्या पाया, क्या खोया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने नहीं, रिपेयर करने के लिए मार्को रूबियो को भेजा होगा। आइए बात करते हैं कर्नल तेज टिक्कू से। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस एंड सिक्योरिटी मामलों के जानकार हैं और रेड ओवर ग्रीन के लिए कई पॉडकास्ट का हिस्सा भी बन चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। और थैंक यू कृषि, दोबारा मेरे को बुलाने के लिए आपके प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सर। हम ये जानना चाहते हैं कि मार्को रूबियो का जो दौरा अभी हाल में हुआ, उससे भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या सुधार आया, क्या प्रगाढ़ता आई और क्यों ये दौरा इतना अहम माना जा रहा था? देखिए उत्कर्ष जी, पॉइंट ये है कि पहले भी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स यहाँ आए हैं, हिंदुस्तान आए हैं। जी हाँ, कई बार आए, लेकिन ये वाला विज़िट जो था, इस पूरे विज़िट के दौरान दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर थी, खासकर चाइना की, यूरोप की और साउथ एशिया में पाकिस्तान की। जी हाँ। और इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है, भारत ये सोचता था कि पिछले 15 साल से या उससे ज़्यादा अरसे से भी भारत ने अमेरिका के इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को एक इवन कील पर लाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा अपना समय इन्वेस्ट किया, खासकर इस गवर्नमेंट ने। जी हाँ। और ट्रंप के पहले टेन्योर में काफ़ी हद तक 2017 टू 2021 काफ़ी सारे हमारा जो रिश्ता था अमेरिका के साथ, काफ़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छा था। जी हाँ। और एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप बन रही थी, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो रहा था, इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप में एक सब्सटेंस आ रही थी। एब्सोल्यूट। अब ट्रंप के दूसरे टेन्योर में ये सब ख़त्म हो गया। कैसे? ये इसलिए ख़त्म हो गया, आप देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। जी हाँ। जो अमेरिका का स्टैंड था, जी हाँ, और उसके बाद उनका क्या स्टैंड था, वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक तो पूरा ही एंटी इंडिया था, कंप्लीटली एंटी इंडिया था। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कि काफ़ी बड़ी लेवल पर है। जी हाँ। जो पूरे देश को पता चल रही हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का पक्ष लिया। जी हाँ। ये तो सबको मालूम है, और ये हमारे लिए एक बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि हम समझते थे कि टेररिज्म के बलखिलाफ अब अमेरिका हमारे साथ है, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ। और सबको मालूम है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो इनिशिएट हुआ वो पहलगाम की वजह से हुआ। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को, हम जो ऑपरेशन कर रहे थे, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो नहीं बोला, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर दबाव डाला और उस ऑपरेशन को प्रीमैच्योरली बंद कराया। इस वजह से जो हमने कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। और पाकिस्तान ने जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, जो नैरेटिव है उसका, वो उस पर जीत गए, और जिस वजह से अब वो पूरी दुनिया में, पहले तो आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया है,
उसके बाद वो फील्ड मार्शल बन गया और तकरीबन वो पाकिस्तान की जो अंदर वाली गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसमें वो काफ़ी हावी हो गया। दूसरा, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिल्कुल ऊन अप कर दिया इस आदमी को। जो आदमी टेररिज्म का एक चेहरा है पूरे साउथ एशिया, पूरे वर्ल्ड में, उसको उन्होंने अपनाया। उसके साथ 2-3 मीटिंग करी, उसको बोला फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो भारत का जो पक्ष था वो तो इसमें गुम हो गया, क्योंकि पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम कर दिया गया। एक टेररिस्ट स्टेट जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इतना बुरा फंसा हुआ है, जो दुनिया भर के जितने टेररिस्ट हैं वो सब वहीं से उनका लिंक है। तो पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट था जिसको ट्रंप ने मेन स्ट्रीम किया और उसको एक ऑनरेबल स्थान दिलाया। तो ये तो हमारे जो पक्ष, हमारा जो स्टैंड है उसके बरखिलाफ था। उसके बाद क्या हुआ, टैरिफ लगा दिए। जी हाँ। और 50% लगा दिए। आपने देखा होगा 50% टैरिफ लगा दिए। ऐसे हालांकि वर्ल्ड के ऊपर तो उन्होंने काफ़ी पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी पर उनको लगाया, लेकिन भारत के ऊपर आपको याद होगा एक समय आ गया 25 से 50% एकदम से कर लिया। वो भी एक एंटी इंडिया स्टैंड था। ये सब होने के बावजूद हमने तब भी सोचा चलो बातचीत हो रही है, आपस में टैरिफ की बातचीत हो गई है तो शायद ट्रंप साहब मान जाएंगे और टैरिफ को हमें पूरे हमारे रिलेशनशिप के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमारी सोच विचार था। फिर ईरान अमेरिका युद्ध हुआ और ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान को मध्यस्थता कराई गई। और अब पता चल रहा है हमें कि आसिम मुनीर को कोट करने का और पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करने का पर्पस ही यही था। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आज ईरान के ऊपर फरवरी में चढ़ाई करी, हमला किया, तो उसकी प्लानिंग तो कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी। तो उनको पता था कि ये आदमी जो है मैलेबल है, इसको हम जो भी बोलेंगे वो करने को तैयार है। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर और उनके आर्मी चीफ ने जिस प्रकार से गिड़गिड़ाए वो ट्रंप के सामने, नोबेल प्राइज़ को रिकमेंड किया, रेयर अर्थ्स का बॉक्स प्रेजेंट किया, क्रिप्टो करेंसी में उनके वो जो का बेटा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन उसका फ्रेंड उनका क्रिप्टो करेंसी का वो जो चला रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो उन्होंने सोचा कि भाई यही एक देश है जो मैलेबल है, वो कहीं करेंगे जो हम उनको बोलेंगे करने के लिए। इस वजह से पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम किया। तो मैं मानता हूँ कि ये जितने भी काम थे ये इंडिया के बरखिलाफ थे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये। जी हाँ। अब इस हालात में उन्होंने 2 और स्टेटमेंट दी। वो बोला, इंडिया को बोला हेल होल। जी हाँ। और ये भी बोला कि डेड इकोनॉमी है। जी हाँ। चाइना और इंडिया डेड इकोनॉमी है। तो ये काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे थे जिसमें कोई भी एक रिस्पेक्टेबल नेशन, एक पुरानी सिविलाइजेशन को धक्का मिलेगा, चोट पहुंचेगी। और ये एक वजह थी कि इंडो अमेरिकन रिलेशन बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर आ गया। कहाँ पर ऊपर 100 डिग्री पर था वो नीचे चला गया। और यही एक वजह है, आपको याद होगा कि जो मीडिया खबरें दे रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने उनकी कॉल भी नहीं ली, क्योंकि आपको यह नहीं पता जब बातचीत होगी तो वो क्या बोलेंगे, मैंने क्या बातचीत करूँ। इंडिया में तो आपको पता ही अपोजिशन है, उसको पार्लियामेंट फंक्शनिंग, एक लाइव डेमोक्रेसी है हमारी, फंक्शनिंग पार्लियामेंट है। तो उस बात को कितना वो चढ़ाएंगे ऊपर, उसका कितना दुरुपयोग करेंगे। तो इसने प्राइम मिनिस्टर ने जिसे रिपोर्ट्स आ रही उन्हें बात ही नहीं करी। ना ऐसे हालात में इंडिया कॉड का एक अभी चेयरमैन है, वो चेयर है उसका वो जी। और कॉड आपको मालूम है, थोड़ा बैकग्राउंड दे आपको, आपके दर्शकों को, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। जी हाँ। नाउ कॉड जब बना था, कॉड किस लिए बना था? कॉड इसलिए बना था क्योंकि वेस्टर्न पैसिफिक में अमेरिका को डर लग रहा है कि चाइना बहुत मजबूत हो रहा है और हमें, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए उन्होंने इंडिया को रोप इन किया ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, ताकि जो वेस्टर्न पैसिफिक है उसकी वाटरवे जो है, साउथ चाइना सी है, ऑसिन है, बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, ताइवान है,
ताइवान, साउथ कोरिया, जब ये सब इनके एलाइज हैं अमेरिका के। जी हाँ। अब इसमें इंडिया को रोपिन ज़रूरी करना था, क्योंकि इंडिया के बगैर ये हो नहीं सकता। इंडियन ओशन को हम डोमिनेट करते हैं जी हाँ। काफ़ी हद तक। कॉड इसलिए बना था। लेकिन जब ट्रम्प दूसरी बार आया, अभी जो करंट टेन्योर है उनका, उन्होंने कॉड को तरजीह नहीं दी, बल्कि उनके जो सबसे घनिष्ठ, अगर नेटो को छोड़ दें, इस एरिया में साउथ ईस्ट एशिया में या ईस्ट वेस्टर्न पैसिफिक में उनके सबसे बड़े एलाइज हमेशा से रहे हैं और अभी भी हैं, वो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और ऑसिन के कुछ कंट्रीज, फिलीपाइंस वगैरह। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इनके साथ मिलकर हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको उनकी प्रोटेक्शन हम करें। ओके। तो ये कॉड इसलिए बना था। लेकिन जब ट्रम्प दूसरी बार आए, उन्होंने तो सबको नाराज कर दिया। जापान को तेल, पहले तो तेल का आपने देखा होगा क्या संकट पैदा किया। जापान का 90% तेल तो हरमुज से आता है। जी हाँ। सेम इज ट्रू विद साउथ कोरिया। जी हाँ। सेम इज ट्रू विद इंडिया। चलो हम तो उनके अलाई नहीं थे, लेकिन दोस्त तो थे ही ना ट्रम्प के पहले टर्म तक। सो ऐसे हालात में मैं मानता हूं कि कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्क रूबियो यहाँ आएंगे और आकर इतने दिन बिताएंगे। इस वजह से मार्क रूबियो के विज़िट को बहुत गहराई से लोगों ने आंकलन किया और ये समझने की कोशिश की कि भाई वो क्यों आए इधर। ओके। और अब इसमें से क्या निकला, वो आपका प्रश्न था। जी हाँ। देखिए, पहले मैं इसका जवाब दूं कि वो जो मेरा असेसमेंट है कि वो क्यों आए। जी हाँ। मुझे लगता है अगर ट्रम्प का विजिट चाइना में और उनकी बातचीत शी जिनपिंग के साथ जो हुई, अगर वो काफ़ी सफल हो जाती, जी हाँ, मुझे लगता है क्वाड का ये जो 4 नेशन मीटिंग है, फॉरेन सेक्रेटरीज मीटिंग, ये शायद नहीं होती या पोस्टपोन हो जाती। लेकिन हम सबको मालूम है कि जब ट्रम्प वहाँ चले गए और उसने बोला था कि आई विल गेट अ बिग फैट हग फ्रॉम शी जिनपिंग, वो तो हुआ नहीं, हमने तो नहीं देखा कहीं हग हो रहा है। जी हाँ। दूसरा, मेरे ख्याल से ट्रम्प को बताया गया डायरेक्टली, नॉट इनडायरेक्टली, कि भाई हैंड्स ऑफ ताइवान, डोंट गेट इन्वॉल्व इन इट। और तीसरा उनको ये बोला गया, आपको पता है ये ह्यूसिडी थ्योरम, मतलब कि एक राइजिंग पावर हैं हम, और उससे पुरानी बात को भूल जाओ, डोंट लेट इट एंड इन कन्फ्रंटेशन बिटवीन अस, वी आर अ राइजिंग पावर, यू बेटर एक्सेप्ट इट। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें बोली गई उसको। बाकी जो ऑप्टिक्स थे, अच्छा रिसेप्शन ऑल दैट, वो तो खैर दैट इज नथिंग, दैट इज नॉट वेरी मटेरियल। सो आई वुड से दैट अगर ट्रम्प का जो विजिट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ट्रम्प को भी ये समझ में आई बात कि भाई अब हम यूनिपोलर वर्ल्ड के पास, हमारी ताकत तो बहुत है, इकोनॉमिक, वी आर बिग इकॉनमी, चाइना से तो बड़ी हैं, मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा है, बट हमारी जो एबिलिटी है इस वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू चाइना। और दिन पर दिन कम हो रही है, दिन ब दिन कम हो रही है, क्योंकि चाइना और रशिया का क्लिंच इज गेटिंग स्ट्रेंथन। जी हाँ। देयरफॉर उसने ये सोचा होगा कि भाई कॉड को जिंदा रखना है, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस समय की, इसलिए उन्होंने रूबियो साहब को यहाँ भेजा बातचीत करने के लिए। आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट ये एक डैमेज को रिपेयर करने का एक उनका तरीका था। जी हाँ। अब रूबियो यहाँ 4 दिन के लिए किस लिए आए, एक तो यही कहना था उनका। लेकिन अगर आपने देखा होगा, हमने अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ बिल्कुल वैसे ही बर्ताव किया जो हम नॉर्मल देश के साथ करते हैं। हमने उनको ऐसी तरजीह नहीं दी कि वो बड़े देश के हैं इसलिए हमको आउट ऑफ द वे जाना चाहिए उनको रिसीव करने के लिए। नॉर्मल तरीके से हमने डील किया, और जो बातचीत भी हुई उसमें स्ट्रिक्टली कॉड के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हमने बातचीत की। रेयर अर्थ्स के बारे में बातचीत हो गई, मिनरल्स के बारे में बातचीत हो गई, ओपन सी लेन्स के बातचीत हो गई,
AI के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई, कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। और ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो अमेरिका के वेस्टर्न पैसिफिक नेशन में, उनके जो एलाइज हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको एक मैसेज देने का कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको, वी आर नॉट थ्रोइंग यू टू वूल्स। तो ये एक इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि क्या समस्या है, क्या भारत अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट कर सकता है? क्या मार्क रूबियो के विजिट में कुछ अल्टीरियर मोटिव्स नहीं थे? ओके। क्या मार्क रूबियो, तो आपको मालूम है वो यूरोप गए थे, कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, मुझे याद नहीं है क्या कॉन्फ्रेंस, वहाँ उनको क्लियरली बोला, मतलब उसने प्रोपाउंड किया ये क्रिश्चियन वाइट डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पर उन्होंने किया था, ये बहुत वायरल हुआ ये स्पीच उनका। ओके। तो उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पास जाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्यों गए, वो कलकत्ता क्यों गए। क्या बांग्लादेश में जो हुआ यूनिस के टाइम में, और जितनी हमारी रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ ख़राब हुई, और हमें पता है वो किसने सब कराया, उनको जो वहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था, एक बांग्लादेश की तब की प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियरली बोला उस लेवल पर कि उनको एक क्रिश्चियन स्टेट चाहिए इधर। बे ऑफ बंगाल में वो नज़र रखना चाहते हैं। तो क्या ये सब उसके साथ कनेक्टेड है? वो एजेंडा अभी भी ऑफ नहीं है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, वो एजेंडा अमेरिका का आज भी बांग्लादेश के साथ लाइव है, एंड दे वांट नेवल प्रेजेंस देयर। करेक्ट। देखिए, अमेरिका का, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका में प्रेसिडेंट कोई भी आए, जो डीप स्टेट है ना अमेरिका का, उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। हाँ, ये अलग बात है जब कोई प्रेसिडेंट आता वो उन लॉन्ग टर्म प्लान्स को ज़्यादा तरजीह देता है, अब एंथुजियास्टिकली इम्प्लीमेंट करता है। कोई प्रेसिडेंट आता वो इस सोच विचार के साथ नहीं होता है, तो डीप स्टेट थोड़ी देर वेट करता है, जब उनको अपने तरीके का प्रेसिडेंट मिले वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये तो है ही। एक बे ऑफ बंगाल की मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, हमारे एक्चुअली जो जितने भी हाई लेवल स्ट्रेटेजिक एसेट्स है ना, वो सब ईस्टर्न कोस्ट पर है। एब्सोल्युटली। विशाखापट्टनम, तमिलनाडु, उड़ीसा। जी हाँ। तो अमेरिका तो चाहेगा ही हम उधर कुछ ना कुछ करना। और उनको ये भी पता है कि अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू पीपल, तो वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट यही एक वजह थी, मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा डाइग्रेशन हो जाएगा, पाकिस्तान को बनाया ही गया था इसलिए। जी हाँ। अगर आप उस दिनों पार्टीशन के दौरे की आप जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ओपन अप हो रही हैं, डीक्लासिफाई हो रही हैं, तो पता चलेगा आपको। और आप देखेंगे जब से पाकिस्तान बना है, तब से अयूब खान 1958 में जो फौजी हुक्मरान है, उसने हमेशा अमेरिका का एज ए प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका उन्होंने काम किया। वो अयूब खान ने उनको, आपको मालूम है, सीक्रेट एयरबेस दी जहाँ से वो U-2 प्लेन फ्लाई करते थे रशिया चाइना के ऊपर नजर। बिल्कुल सही कहते हैं सर कि जब से 1947 से अगर हम उठा के देखें तो भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती और नज़दीकियाँ कम रही हैं, पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती और नज़दीकियाँ हमेशा ज़्यादा रही हैं। हमेशा, बिकॉज वो हमेशा उनके मिलिट्री पैक्ट के एलाइज थे। वो बगदाद पैक्ट, सेंटो, जी हाँ, strategic stalwart ally in the war against terrorism, जी हाँ, and now this. So पाकिस्तान हमेशा, क्यों पाकिस्तान उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में वहाँ फौजी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फौजी को आंसरेबल नहीं है लोगों के। दैट्स व्हाई मार्को रूबियो से दिल्ली में ये सवाल भी पूछा गया था कि आप इंडिया तो आए हैं लेकिन पाकिस्तान के जो आपके रिलेशंस हैं उनका क्या। तो उन्होंने कहा कि टैक्टिकल रिलेशंस से स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों को निभा सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ रहे। तो बिकॉज मुझे नहीं लगता अभी तक किसी अमेरिकन ने इतनी संजीदा और इतनी सटीक स्टेटमेंट दी है।
ही इज 100% राइट। इसका मतलब है व्हाट इज, इसमें क्या क्या आपने पढ़ा, टैक्टिकल लेवल पर हम पाकिस्तान के साथ है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर हम इंडिया के साथ है। जी हाँ। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब है लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट हमेशा इंडिया के साथ ही रहेंगे। टैक्टिकल लेवल पर जब हम चाहते हैं, जब हम चाहेंगे, हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे छोटे छोटे कामों के लिए। इसका मतलब ये भी है कि जब भी हम चाहेंगे कि भारत की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, पॉलिटिकल क्लाउट में ब्रेक लगानी हो तो हम पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट शायद नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल साउथ एशिया में, सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करेंगे, उससे अमेरिका को कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान को अगर उनको सेंट्रल एशिया में कुछ करना है तो पाकिस्तान से जाएंगे, अगर अफ़गानिस्तान में करना है तो पाकिस्तान से जाएंगे, अगर ईरान में करना है तो पाकिस्तान से जाएंगे, अगर वेस्ट एशिया में कुछ करना है तो पाकिस्तान के थ्रू ही जाएंगे। बिकॉज पाकिस्तान अब वेस्ट एशिया में भी नेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी बन चुका है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर उनके ट्रुप्स हैं, उनके ट्रुप, और आप देख रहे हैं वहाँ पर टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और पाकिस्तान एक कॉर्ड बन रहा है उधर। लोग तो कह रहे हैं इसको मुस्लिम नेटो भी कह रहे हैं। Absolutely. तो जो बदलते समीकरण है ना वेस्ट एशिया के अंदर, उसमें पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और वो रोल जो है अमेरिका को सूटेड होना चाहिए। अगर वो रोल सूट नहीं करेगा तो पाकिस्तान विल बी इन ट्रबल। आपने ये भी देखा होगा इमरान खान को कैसे हटा दिया, आप तो सब पता है किसने हटा दिया उसको, तो वो डी क्लासिफाई हो गया। जो अमेरिका, क्योंकि इमरान खान ने, अगर आप देखें उनका काम जो है वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते थे, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जिन्होंने बार बार वो कहते थे कि इंडिया अगर रशिया को भी खुश रख सकता है, अमेरिका को भी खुश रखता है, चाइना के साथ ही बात, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसको ज़बरदस्ती हटाया गया, लोगों को ब्राइब करके सेनेटर्स ने उसको रिवोल्ट कर दिया, इमरान खान को जेल में डाला, और इमरान खान तब तक निकलेगा नहीं जेल से जिंदा जब तक आसिम मुनीर है, क्योंकि आसिम मुनीर करता रहेगा जो अमेरिका उसको बोलेगा। लेकिन सर यहाँ एक बात आती है, हम पाकिस्तान को बेशक एक स्मॉल प्लेयर की तरह देख रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान के चीन के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं। चीन ने उसको ऑपरेशन सिंदूर में भी मदद की थी। अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हैं, और अभी शहबाज शरीफ बीजिंग गए थे, और जो जॉइंट स्टेटमेंट चीन और पाकिस्तान का आया, जिसमें पानी के बंटवारे के बारे में बात भी हुई और कश्मीर के बारे में भी स्टेटमेंट आया, तो आज आप समझते नहीं कि स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में है डिप्लोमेटिकली। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट। इसमें तो वो जो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर आप जनरल ऑकिनलेक, वेवेल, ऐसे बड़े बड़े जो बहुत बड़े स्ट्रेटजिक थिंकर्स थे उस टाइम के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो रहा था, बिल्कुल उन्होंने क्लियर ही स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जो है, ये वाला भाग तो पाकिस्तान बनना ही चाहिए, जो हमेशा ब्रिटेन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में रहेगा, क्योंकि इनकी लोकेशन, स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये अलग बात है, अब चाइना भी उभर गया, लेकिन पाकिस्तान दोनों को बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, और वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना मजबूत बने, ताकतवर बने कि वो चाइना को भी चैलेंज करेगा और अमेरिका को भी, अमेरिकन इंटरेस्ट को चैलेंज करेगा। तो मैं मानता हूँ आपकी बात, पाकिस्तान को मालूम है उनकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है, और वो हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान जो भी करता है ये ज़रूरी नहीं है उसके सब इंटरेस्ट को एड्रेस करता है। पाकिस्तान जो भी करता है उसमें उनको फ़ायदा एक इशू पर मिलना चाहिए। उनका जो KRA है वो है कि भारत के बरखिलाफ वो कहाँ यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, जो उनको ताकत मिले। उनका ऑब्सेशन है भारत, जी हाँ, हर एक चीज़ भारत से ही कंपेयर होनी है।
वो तो सबको बोल रहे हैं अभी कि हम हाई टेबल पर बैठ गए, इंडिया आइसोलेट हो गया, और ये शायद लग भी रहा होगा कि इंडिया आइसोलेट होगा। लेकिन मैं तो हैरान हूँ, चाइना इतना आउट ऑफ द वे क्यों जा रहा है इंडिया को नाराज़ करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान को मालूम है कि वो दोनों को, अमेरिका और चाइना को, कैसे एक दूसरे के यूज़ किया जाए। जब चाइना ने देखा है तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए अमेरिका के, तो चाइना ने उनको बुला लिया, बोला हम आपके लिए, वो 10 रुपये दे रहा है, मैं 20 रुपये दे दूंगा। तो ये बात चलती आ रही है। तो 100% जो है चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट पाकिस्तान देखेगा। जहाँ पलटा भारी होगा उस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे। लेकिन ये तब तक होगा जब पाकिस्तान अपने आप को इस्तेमाल करने देगा, और फ़िलहाल तो इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन सर, जो मार्को रूबियो का विजिट हुआ और जो आउटकम आया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सक्सेसफुल विजिट था, या यहाँ से हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक उड़ान लेते हुए एक ट्रेजेक्ट्री पर हम देख सकते हैं जाते हुए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि हम इस खासकर अगले एक आधा साल, मेरे ख्याल से पूरा ट्रम्प के टेन्योर में हम ये नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई, इंडिया अमेरिका को जो रुख रहा हमारे प्रति, वो उसमें ट्रस्ट डेफिसिट बहुत आ गया। और जो हमारे अभी तक एग्रीमेंट्स, देखिए हमने 2020 में उनके साथ $3.5 बिलियन का एक एग्रीमेंट किया हथियार लेने के लिए, काफ़ी बड़े बड़े, वेदर इट इज़ रोमियो हेलीकॉप्टर, वेदर इज़ अपाचे, वेदर इट इज़ गन सिस्टम, वेदर इट इज़ सर्विलेंस इक्विपमेंट, काफ़ी जगह में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। कुछ जगह पर तो उन्होंने टाइमली डिलीवर किया, कुछ जगह पर टाइमली डिलीवर नहीं किया। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ट्रम्प के टेन्योर में हमारी स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप ज़्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है। और लोग ये सोचेंगे कि इंडिया में भी रिएक्शन होगा कि अगर हम बड़ा चढ़ा कर इसको पेश करें, क्योंकि लोग तो यही पूछेंगे, डेमोक्रेसी में तो लोग पूछते हैं कि भाई आप किस आदमी के साथ इतना बड़ा आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि उसने तो आपकी सपोर्ट करी नहीं जब आपको चाहिए था उनका सपोर्ट। तो अगर वो इस लेवल पर ही रखेंगे जहाँ वो है, इंडिया के लिए वही पॉलिसी ठीक है। मुझे नहीं लगता है इंडिया आउट ऑफ द वे जाएगा अमेरिका को कुछ करने के लिए। तो सर, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज से डैमेज बढ़ा था, और उस वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में कोई बहुत बड़ा सुधार आते हुए हम नहीं देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भारत अब इंतज़ार करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का बचा खुचा कार्यकाल खत्म हो जाए और एक हमारी वर्किंग रिलेशनशिप रहे, क्योंकि ये बात तो बच्चा भी बता देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि कोई भी रिपब्लिकन अगले 2 टेन्योर अमेरिका में सत्ता में नहीं आ सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया है इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए उत्कर्ष जी, मैं मानता हूं कि डेमोक्रेट्स भी प्रो इंडिया नहीं रहे हैं, कभी भी नहीं रहे हैं। रिपब्लिक तो कुछ हद तक थे, कैसे ट्रम्प का पहला टेन्योर या जॉर्ज बुश वगैरह, उन्होंने काफ़ी काम किया इंडियन अमेरिकन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप 75 साल की हिस्ट्री देखेंगे इंडिया अमेरिका के बीच में, खासकर पोस्ट नेहरू एरा, पोस्ट इंदिरा एरा, प्री इंदिरा और प्री इंदिरा एरा या ज्यूरिंग इंदिरा एरा, तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत था, क्योंकि हम वो समझते थे कि हम सोवियत यूनियन के फॉलोअर्स हैं, और हमारा पाकिस्तान जो है उनका स्ट्रेटजिक अलाय था, मिलिट्री अलायंस का भाग था, तो ट्रस्ट डेफिसिट था। लेकिन 2014 के बाद खासकर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम में साइन हुई, उसके बाद तो चीज़ें बदल रही थी। लेकिन ट्रंप के इस टेन्योर में उस पर पूरा पानी फेर दिया, और वो ट्रस्ट वापस लाने के लिए मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा, और इंडिया को हर कदम बहुत कॉशियसली लेना पड़ेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि इंडियन अमेरिकन रिलेशनशिप खासकर अगले कुछ सालों में उस लेवल पर पहुंचेगी जिस लेवल पर ये ट्रम्प के पहले टेन्योर में थी। एक सवाल जाते जाते और पूछूंगा कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम बहुत बात करते हैं,
लेकिन उसी साथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ साथ हम अगर रूस से तेल ना खरीदो तो उसको भी मान जाते हैं, ईरान से तेल ना खरीदो उसको भी मान जाते हैं। तो ये किस तरीके की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत फॉलो कर रहा है? देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, ये भी एक डिग्रीज में होती है। किसी देश के पास 100% स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं हो सकती, किसी देश के पास भी नहीं है, अमेरिका के पास भी नहीं है। जी हाँ। किसी के पास 90% है, किसी के पास 80% है, किसी के पास 40% है। जी हाँ। पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो क्या आप अपने देश के इंटरेस्ट में लेते हो, देश के हितों को प्रोटेक्ट करके लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के हित में है। अभी ऑयल की हम बात करते हैं, शायद आपने यही आपका हिंट था कि हम रशिया से लेते थे। हम रशिया से ऑयल लेते थे कम रेट्स पर और फिर उसको रिफ़ाइन करके बेचते थे। और हमारे मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं वो $15 बिलियन का हमें फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वेनेजुएला में क्या घटना हुई, अमेरिका वो चाहते हैं कि हम वहाँ से भी ले लें। चाइना को भी तो उन्होंने, इतना बड़ा देश है चाइना, उनको भी तो प्रेशराइज कर रहे हैं। चाइना वेनेजुएला से इतना ज़्यादा तेल लेता था, बंद हो गया वहाँ से। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने बोला हम नहीं देंगे, अमेरिका ने बोला ले लो, लेकिन आप जिस रेट पर रेट है उससे डबल रेट देना पड़ेगा। तो एक एनर्जी डेफिशिएंट नेशन जो है हमारा जैसा इंडिया, हम तो निर्भर हैं इनके ऊपर, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जितना आप अपने हित को प्रोटेक्ट करके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑटोनोमस देश जिसे आप कर सकते हो, लेकिन इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड ये पॉसिबल नहीं है कि हर डिसीजन आप अपनी ही इंटरेस्ट में लो और बाकी जो देखेंगे वो हम उनके इंटरेस्ट में लो, दिल बी कन्फ्रंटेशन। तो आपने बहुत कॉशियसली ये काम आगे बढ़ाना है। मैं एक और बात भी आपको कहना चाहता हूँ, भारत को इस युद्ध से बहुत सारे लेसन मिले। पहले डाइवर्सिफिकेशन का लेसन मिला। आप एनर्जी डेफिशिएंट हैं, ये तो सबको मालूम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सोलर पर ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर हमारा देश में बताऊँ आपको, बिजली में हम ज़्यादा उत्पाद करते हैं, जो हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पाद, हमारा प्रोडक्शन इज़ मच मोर देन व्हाट वी नीड, बट ट्रांसमिशन लॉसेज आर देयर। तो ये खत्म, आपके पुरानी लाइन्स है, आपके ट्रांसफॉर्मर्स बढ़ रहे हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों को हमें ठीक करना पड़ेगा, तभी आप एनर्जी सफिशिएंट बन सकते हैं। और मैं दूसरा एक और चीज़ बताऊं, इवन अरब कंट्रीज जहां पर तेल इतना ज़्यादा मिलता है, काफ़ी सारे उन्होंने अपना डिपेंडेंस ऑयल पर ख़त्म कर दिया, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो फाइनेंस में जा रहे हैं, टूरिज़्म में जा रहे हैं, कई चीज़ों में जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक्चुअली आई ओपनर है, ये जो जंग हुई है आई ओपनर है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप डाइवर्सिफाई करो, आपकी एनर्जी आपकी जो ऑयल बेस्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और आजकल के युग में तो अलग अलग साधन तो हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है एक लेसन है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपके देश के हित में है, उसके बाहर आप नहीं कर सकते। तो ये हर देश पर लागू, हमारी पर नहीं लागू है सर। आपका धन्यवाद, आपने इस मसले पर बड़ी साफ़गोई के साथ अपने विचार रखे, और ये बात सच है कि भारत अमेरिका के संबंधों में अब वो मधुरता नहीं है, खटास आ चुकी है। अगर हम सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप भी अगर भारत और अमेरिका रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। Yes. Thank you very much, sir. Thank you, Colonel Saab. Thanks a lot.